हम लोग पढ़ रहे हैं निवेश, और निवेश के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ रहे हैं पूंजी की सीमांत क्षमता। पूंजी की सीमांत क्षमता ये हम लोग पीछे भी पढ़े थे, कहाँ से आया। तो जो कीन्स का सिद्धांत है, कीन्स का सिद्धांत जो प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत है, उस प्रभावपूर्ण मांग के सिद्धांत में हमने देखा था कि एक उसका शॉर्टकट बनाया गया, और उस शॉर्टकट में MEC का जिक्र हुआ है। तो वो जो MEC आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, हम उसी को देख रहे हैं कि ये MEC का मतलब क्या है। तो वो MEC जो है हम लोगों ने पढ़ा था, जो कीन्स का सिद्धांत है वो कुल पूर्ति, कुल मांग, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, दो बातों पर निर्भर करता है। इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव डिमांड यानी प्रभावपूर्ण मांग दो बातों पर निर्भर कर रहा है, एक कुल मांग पे और एक कुल पूर्ति पे। तो जो कुल मांग, कुल पूर्ति जो है वो तो स्थिर है, ये कांस्टेंट है। कुल मांग जो है वो तीन बातों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो आय, और आय पे नहीं, एक C प्लस I प्लस G, तीन बातों पे डिपेंड कर रहा है। यानी ये जो C है, C मीन्स उपभोग, I निवेश, और ये गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। यानी जब पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं होती है तो इन्हीं तीनों में वृद्धि करके पूर्ण रोजगार की स्थिति लाई जा सकती है। यही मैंने असाइनमेंट के लिए भी दिया है बनाने को, और ये हर जगह से आ रहा है, तो इस तरह से याद हो जाना चाहिए। हर वीडियो में ये हम दे रहे हैं, तो इसको याद कर लेना चाहिए और याद हो जाना चाहिए, अपने आप से करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब ये जो विनियोग है, जो उपभोग है, वो दो बातों पर निर्भर कर रहा था, एक तो आय पर और एक उपभोग की प्रवृत्ति पर, उपभोग की प्रवृत्ति पर। इसके अंतर्गत हम लोगों ने APC और MPC दोनों पढ़ लिया, APC और MPC ये दोनों पढ़ लिया, दोनों चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो अब हमें इसकी ज़रूरत यहाँ रह नहीं गई। आय तो हमारे स्थिर है, और जो ये निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो दो बातों पर निर्भर कर रहा है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ये स्थिर है, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। ये निवेश जो है वो दो बातों पर निर्भर कर रहा है, पहला तो MEC और दूसरा ब्याज की दर, इंटरेस्ट रेट, दो बातों पर निर्भर कर रहा है। इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। आज हमें पढ़ना है क्या, MEC। और ये जो MEC है वो दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो जो पूंजी की प्रतिस्थापन लागत है, प्रतिस्थापन लागत, जिसको हम अभी पढ़ेंगे, और दूसरा क्या है, इससे प्रत्याशित लाभ, जो हमें प्रत्याशित लाभ मिलेगा वो। ये दोनों चीज़ें हमें अभी पढ़नी है। तो अगर हम इसको समझ गए हों, इस पूरे एक जो प्रक्रिया है, हमें ये समझ में आ गया है कि ये पूंजी की सीमांत क्षमता क्या है। यही है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत क्षमता या पूंजी की सीमांत उत्पादकता या पूंजी की सीमांत कुशलता। ये आपको हर जगह अलग अलग नामों से मिलेगा, हर जगह मतलब हर किताब, क्योंकि हर किताब लिखने वाला हर विद्वान होता है, तो वो अपने हिसाब से इसको लिखता है। तो पूंजी की सीमांत क्षमता, कुशलता या उत्पादकता। अब ये है क्या, इसकी परिभाषा देख लें। ये तो अब याद नहीं रहेगा कि हमने जो ये चार्ट बनाया, या ये कुल प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत समझ लो, हमने पढ़ लिया। प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हमने कितनी देर में पढ़ लिया, 2 मिनट, 2 से 3 मिनट बस। तो अब हम देखते हैं पूंजी की सीमा
सीमांत क्षमता है क्या? पूंजी की सीमांत क्षमता जिसको हम एमईसी बोल रहे हैं, वो वास्तव में जो हम रिटर्न चाहते हैं या हम ये जो सोचते हैं कि जो पूंजी हमें उत्पादन देगी वो है उसकी कितनी क्षमता। जैसे मान लीजिए हम आपसे काम करवाना चाह रहे हैं, तो हम पहले अंदाज़ा लगाएंगे कि आपकी क्षमता क्या है। तो वैसा ही पूंजी की एक क्षमता होती है कि उससे हमें कितना उत्पादन मिलेगा, है ना। तो यही जो है एक इकाई लागत लगाने के लिए, एक इकाई उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो लागत लगाते हैं वही पूंजी की सीमांत क्षमता कहलाती है ना। हम एक इकाई उत्पादन अगर कुछ लगा रहे हैं तो उसके बदले में हम कुछ पाने के लिए तो लगा रहे हैं, हमें कुछ मिलना चाहिए, यानी हम एक आशा करते हैं कि हमें ये मिलेगा। तो वही जो हम एक आशा कर रहे हैं एक लागत से, एक इकाई पूंजी से, या जो भी हम पूंजी लगा रहे हैं उससे जो आशा कर रहे हैं, यही जो एक आशा है, एक प्रत्याशा है, वही पूंजी की सीमांत क्षमता कहलाती है। अब पूंजी की सीमांत क्षमता को देखो, जो कई अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अपने तरीके से बताया है। तो अब चूँकि परिभाषा तो सेम टू सेम याद नहीं रहती, इसलिए मैं बुक से पढ़ के बता दे रहा हूँ कि जो पूंजी की सीमांत क्षमता का अर्थ विनियोग से प्राप्त होने वाले लाभ की अनुमानित दर से लिया जाता है। अनुमानित दर यानी एक हम जो लाभ की आशा करते हैं, कोई भी उत्पादन करने से पहले, कोई भी लागत लगाने से पहले हम एक आशा करते हैं कि हमें इतना मिलेगा। अगर हम 1 रुपया लगा रहे हैं तो उस 1 रुपये से हमें क्या मिलेगा, हम ये आशा करते हैं तभी लगाते हैं, है ना। तो यही जो है, जो प्रत्याशा है, जो अनुमानित दर है, वही जो है इसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी यानी जो लाभ की एक प्रत्याशित दर होती है, उसी को ही हम लाभ की प्रत्याशित दर, बस इतना याद रखो, लाभ की प्रत्याशित दर जो है वही है हमारी एमईसी। ठीक है। पिछली क्लास में, पिछले परीक्षा में जो सोचा गया था कि अनइम्पॉर्टेंट है, वही पेपर में आया। एमईसी पूछा तो जाएगा क्योंकि इस बार आपका वैकल्पिक है, उसमें तो एमईसी पूछा ही जाना है ना। अगर लॉन्ग होता तो हो सकता है लॉन्ग में ना पूछते, लेकिन शॉर्ट में पूछ सकते थे। तो इसलिए एमईसी को इतना समझ लो क्या है, बस इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं पूछेंगे। तो जो लाभ की एक प्रत्याशित दर है, वही जो है क्या कहलाती है, पूंजी की सीमांत क्षमता, यानी एमईसी वही कहलाती है। तो समझ में आ गया। अब इसको डिलार्ड हैं एक जो कीन्स के बहुत बड़े समर्थक हैं, उन्होंने क्या कहा है कि किसी पूंजीगत साधन की अतिरिक्त या सीमांत इकाई लगाने से लागत पर आय की जो अधिकतम दर प्राप्त होने की आशा हो, उसे पूंजी की सीमांत क्षमता कहते हैं। वो कह रहे हैं कि हम जो लागत लगाते हैं उससे जो लाभ प्राप्त होने की दर होती है, वही जो है सीमांत पूंजी की सीमांत क्षमता कहलाती है। ठीक है। अब पूंजी की सीमांत क्षमता आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, एमईसी लिखा हुआ है। एमईसी का सूत्र क्या होता है, प्रत्याशित दर, यानी लाभ की प्रत्याशित दर। चलो लिख लो, लाभ की प्रत्याशित दर, लाभ की प्रत्याशित दर या प्रत्याशित दर तो आपका वही हो गया। इसको हम एक जो आशा, प्रत्याशा जो करते हैं, प्रत्याशित आय जो होती है, एक प्रत्याशित आय, अगर हम दर कह देंगे तो आपका वो एमईसी ही हो जाएगा। प्रत्याशित आय बटे हम इसको कुल लागत कह सकते हैं, और इसको हम पूंजी की पूर्ति भी कह सकते हैं। ठीक है। पूंजी की पूर्ति, पूंजी का पूर्ति मूल्य या कुल लागत भी हम इसको कह सकते हैं। और इसको हम अक्सर प्रतिशत में दिखाते हैं, तो इसलिए इसको हम 100 से गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस सूत्र में देखिए कि ये जो एमईसी है वो क्या कह रहे हैं, प्रत्याशित आय। जो हम सोच रहे हैं, प्रत्याशित का मतलब एक आशा करना, एक्सपेक्ट करना कि इतना हमें मिल सकता है, अभी तो मिला नहीं है ना।
सीमांत क्षमता तभी पता चलेगी जब वो हो जाएगा, लेकिन हम अभी आशा कर रहे हैं कि इतना मिलने की संभावना है, और उसका पूर्व पूंजी का पूर्ति मूल्य दोनों का हम करेंगे ना कि जितने हम लगा रहे हैं अगर उतना ही मिला तब भी ठीक है, लेकिन उससे कम मिलेगा तो नहीं लगाएंगे, और उससे ज़्यादा मिलने की हम आशा करते हैं तभी लगाते हैं, है ना। तो ये जो प्रत्याशित आय है, प्रत्याशित आय बटे पूंजी का पूर्ति मूल्य, अगर हम इसको, हालांकि ये हमेशा प्रतिशत में ही दिखाया जाता है, तो इसको हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो इसको हम वैसे तो Q/P लिखते हैं, MEC बराबर Q/P। अब हर किताब में अलग अलग अक्षरों से इसको दिखाया गया है, कहीं पे Y/P है, यहाँ पे Q/P है। तो Q जो है अक्सर उत्पादन के लिए दिखाते हैं, ठीक है, क्वांटिटी, उत्पादन की जो दर है, उत्पादन की जो मात्रा है वो दिखाई जाती है Q, और P हमेशा प्राइस के लिए दिखाया जाता है। तो ये जो है पूंजी का पूर्ति मूल्य है, इसलिए यहाँ P लिखा गया है, ठीक है। तो इससे जो है याद रहेगा P, ठीक। तो MEC = Q/P इंटू ये क्या हो गया 100, ठीक है। अब इसको अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल ऐसा लिख लें, किसी पूंजीगत परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत 40,000 है और उस पर उसके जीवन काल में प्रत्याशित आय। तो अब देखो इसमें हमें नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी, अगर ऐसा कुछ आता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सवाल सीधा सीधा है, जब सीधा सीधा सवाल है तो उसमें क्या हमें उसका एग्जाम्पल देखना, या अगर कहो तो एग्जाम्पल करके दिखा रहे हैं कि प्रत्याशित आय हमारी कितनी है, 2000 है। किताब में जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो प्रत्याशित आय है वो 2000 है, प्रत्याशित आय जिसको हम Q लिख रहे हैं, Q बराबर 2000 और P बराबर है 40,000, P बराबर है 40,000, यानी पूर्ति कीमत जितनी उसने लागत लगाया कहाँ लगाता है, जब कोई व्यक्ति प्रोडक्शन करना चाहता है तो वो मशीनें खरीदता है ना, और ज़मीन खरीदता है, ज़मीन किराए पे लेता है, दोनों से ही करता है, और लेबर लगाता है, कच्चे माल खरीदता है, बहुत सारी चीज़ें लगाता है। तो यही सारा जो है वो पूर्ति कीमत है ना। अगर हमने ये मान लिया कि हम 1 रुपया लगा रहे हैं तो उस 1 रुपये से जो उत्पादन मिलता है ना, जो हम एक आशा करते हैं, जो हमें लाभ की दर जो मिलेगी वही है हमारी MEC। तो यहाँ पे हमारी जो पूर्ति कीमत है वो सारी की सारी लागतों से है, ठीक है। आगे चल के और भी उसको डिटेल में देख रहे हैं। तो अब इसको जो है लगा लीजिए, Q की जगह में आप 2000 लिख दीजिए और बटे P की जगह 40,000 लिख दीजिए, ठीक है। 1 0 0 3 1 0 1 0 3 3 0 से कट गया, 2/40 बचा, यहाँ दशमलव बढ़ा देंगे तो 20 हो जाएगा, फिर भी नहीं जा रहा, नहीं जाएगा ना कि जाएगा, अरे यार बात कुछ करना नहीं आ रहा, 2 में 40 से भाग करोगे नहीं होगा ना, यहाँ दशमलव बढ़ा देंगे तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, अब फिर भी नहीं जा रहा, फिर यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 1 0 बढ़ा देंगे, अब ये हो 5 बार चला जाएगा, 5 0 0 5 0 20 कट गया, कितना आ गया 0.05। इतनी मैथ समझना यार, इतना अगर हमें लगाना पड़ेगा तो ये कितना हो गया हमारा 0.05 और गुणे 100 है, गुणे 100 कर दिया, कितना आ गया, इससे गुणा करो, 5 से 2 0 है, 2 0 लिख लो, अब 2 अंकों में दशमलव है, 2 अंकों में दशमलव लगा दो, यानी ये हो गया हमारा 5% हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब हम उत्पादन कर सकते हैं, ठीक। तो चलो अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, मिटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम देखते हैं इसको
दोनों चीज़ें क्या क्या हैं, अलग अलग इसको